और उसके बाद 23 मार्च को हमारा जो फायर वर्क्स है, आतिशबाजी, उसका भी इंतज़ाम होगा। उसके बाद जब हम चलेंगे तो फिर सावन मेला पिछले साल से इनकाद होना शुरू हुआ, और सावन मेले का भी लोगों ने बड़ा खैर मकदम किया। और सावन मेले के अंदर भी फूलों के स्टॉल लगेंगे, खानों के स्टॉल लगेंगे, ताकि लोग जो हैं वो हर सीज़न से रोशनास हों, अपने बच्चों को उससे लुत्फ़अंदोज़ करवाएं। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, इनका मकसद ये है कि लाहौर शहर के अंदर लोगों को बाहर निकलने का मौका मिले और वो शहर की सकाफ़त से, मौसमों से इन टच हों। हमारे जितने बड़े दिन होते हैं उसके ऊपर भी हमारी तैयारियां हर साल पहले से बढ़ चढ़ के होती हैं। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमारे जो चेयरमैन हैं यासिर गिलानी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, डीजी साहब हैं, और इनकी पूरी टीम की बहुत काबिल कदर कोशिशें हैं, और ये इंशाल्लाह हर साल पहले से बढ़ती रहेंगी। ये जो तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये तो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये वो काम हैं जो शहरियों के लिए होते हैं, लेकिन इसके पीछे पसे पर्दा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल काम हैं जिसमें ये हमा वक्त मसरूफ़ रहते हैं। चाहे उसमें हमारे गाड़ियों की फ्लीट मैनेजमेंट हो, चाहे उसके अंदर वो माली हों जो अपने हाथों से सारा दिन आपके पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल करते हैं। अभी हमने उनके लिए जैकेट्स मंगवाई हैं ताकि नज़र आए कि ये PHA के माली हैं, उनको मॉनिटर भी किया जा सके और उनकी वाबस्तगी भी PHA के ब्रांड के साथ ज़्यादा मजबूत हो, ताकि इसको एक इदारे के तौर पर हम आगे लेके जाएँ। इसी तरह शहर में ग्रीन वेस्ट का बहुत बड़ा मसला था। हमने 35 मशीनें मंगवाई हैं और पूरे शहर से इस ग्रीन वेस्ट को इकट्ठा करके इसको पीस कर खाद बनाई जा रही है। और आगे जाके हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमने PHA का फाइनेंशियल प्लान, बिजनेस प्लान, सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाना है, ताकि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी मदद से शहर को आगे लेके जाया जा सकता है और इस सारी एक्टिविटीज़ को एक नए स्केल पे मज़ीद आगे लेके जाया जा सकता है। कुछ बातें अब PHA के अलावा कर लें। कल नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो कमेटी है उसने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव किया है। इसको अब काबीना में पेश किया जाएगा और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें इस बात का अंदाज़ा किया गया है, इसको रिकग्नाइज़ किया गया है कि हमारी जो मुआशी सिक्योरिटी है उसी में हमारी नेशनल सिक्योरिटी मुज़मर है। और ये वो चीज़ है जिसे तमाम इदारों को, मुआशरे के तमाम तबकों को, हम सब को समझना है। और इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क दिया गया है और ये रियासत के तमाम इदारों को गाइड करेगा, ताकि हर शख्स, हर इदारा, रियासत का हर जो रुकन है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिंक्रोनाइज हों और हम सब नेशनल सिक्योरिटी की तरफ चलें। इसी के साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है उनका, और एक्सपायर भी होने वाला है, उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा और वो उनकी वापसी, जो कि एक कैदी की वापसी है, उसमें एक फ़तह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें फ़तह उनको सिर्फ कानून की नज़र आएगी, ऐसा कानून जो उनको मजबूर करेगा कि वो वापस आएँ और कानून के मुताबिक अपनी सज़ा काटें और जेल जाए। उनके आने से हुकूमत तो परेशान नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनके आने से ज़रूर परेशान हैं और वो शायद उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और हमजा शहबाज साहब हैं। क्योंकि उनको मेरे ख्याल में ये टेंशन है कि अगर मियाँ साहब वापस आए और जेल गए तो वो डील जिसकी तलाश में वो दर बदर भटक रहे हैं, उस डील का हसूल शायद मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और वो डील उनको अब मिल नहीं पाएगी। तो बहरहाल कानून का रास्ता वाज़ेह है और उनको उसमें आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है, हुकूमत पंजाब तरक्की के रास्ते पे गामज़न है। कल आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने गुलाब देवी पे अब्दुलसत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह किया और उनके नाम से इस अंडरपास को इसलिए मुंसलिक किया कि रहती दुनिया तक उनकी जो काविशें थी ईदी साहब की उनको याद रखा जा सके। ये अंडरपास जो है ये हमारे शहर के 3 बड़े हस्पतालों को सर्विस करेगा और कसूर से आने जाने वाली ट्रैफिक के मुश्किलात जो हैं उनको भी दूर करेगा। उसके अलावा लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी बनाई जाएगी। आपको पता है कि हमने 3 अंडरपासेस, 3 ओवरहेड ब्रिजेस का तोहफा भी दिया है और वज़ीर आला पंजाब की ये कोशिश है कि पंजाब की तरक्की के साथ साथ लाहौर के तमाम मसाइल का हल किया जाए। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर में अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक भी बन रहे हैं, गंगाराम में एक नया हस्पताल भी बन रहा है, अरफा करीम टावर के साथ भी हस्पताल बनने जा रहा है।
3 नए एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह लाहौर का नक्शा बदल रहा है और मज़ीद बदलेगा। वो लोग जो सिंध में बैठ के पंजाब की फ़िक्र कर रहे हैं, उनकी भी कुछ बात कर लेते हैं। कल बिलावल साहब ने जो बात की कि वो 5 जनवरी से लाहौर में आके कैंप करना चाहते हैं, तो हम ज़रा ये बात वाज़े कर लें कि जरदारी साहब की सियासत ने भुट्टो साहब की लेगेसी को ख़त्म कर दिया और आज भी भुट्टो ज़िंदा है कि नारे लगाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं, उनकी पार्टी को ख़त्म करने वाले और उनकी लेगेसी को मारने वाले। तो ये बात ज़रा वाज़े हो जाए। सिंध की गवर्नेंस का जो हाल है वो आज हम नहीं कह रहे, वो ज़ुबान ज़द आम है। दुनिया भर कह रही है कि सिंध का जो हालात हैं वो बहुत ही पसमानदा हैं और सिंध इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे पीछे रह चुका है और ये तमाम का तमाम उनकी हुकूमत के ज़ेरे साया हुआ है और इस वजह से हुआ है कि उन्होंने 30 साल उस सूबे पे हुकूमत की है। कराची जो पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ था, जो पाकिस्तान की दुल्हन थी, उस दुल्हन का जो सुहाग था वो भी उजाड़ दिया गया सिर्फ इस गवर्नेंस के हाथों। तो ये बात बड़ी क्लियर और लोगों के सामने है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको कहीं कैंप करना चाहिए तो वो सिंध के वो इलाके हैं जो आज भी पसमानदा हैं और अगर वो लाहौर के बजाय वहाँ जाके विज़िट करें और अपनी आवाम का हाल देखें तो उनको समझ आएगी कि उनकी गवर्नेंस ने आज उन लोगों को किस पस्ती में रहने पे मजबूर कर दिया है। तो मेरे ख्याल में उनको ये देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हुआ है, उनका नारा है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज और जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन ये सारा का सारा इंतकाम लगता है कि उन्होंने सिंध की आवाम से ले लिया है और उनका इंतकाम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा सिंध की आवाम की जान छोड़ दें और आप पंजाब की फ़िक्र ना करें। आपकी तो सिंध में भी शायद हुकूमत नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर आप लाहौर आना चाहते हैं तो आप लाहौर आएँ, आप दही भल्ले खाएँ, 1.5-2 दर्जन लोगों से अपना खिताब भी करें और उसके बाद अगर आप वापस सिंध जाना चाहते हैं तो आप चले जाएँ। लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि लाहौर में और पंजाब में आपकी कोई सियासी हैसियत है या आपको कोई सियासी वेलकम मिलेगा। शुक्रिया। हसन भाई, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 5 को आ रहे हैं, तो पंजाब जो है ये गढ़ है मुस्लिम लीग नून और PTI 2 बड़ी जमातें की हैं। पीपल्स पार्टी का क्या मकसद है यहाँ आकर इस तरह ललकारना? क्या मोटिव है उनके और क्या वो कामयाब हो जाएंगे? पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर मेरी उर्दू सही है, उस किस्म का मुहावरा है। देखिए, बात यह है कि सिंध के अंदर तो उनकी जो सियासत है वो सबके सामने है और वो फेल्ड सियासत है और वो फेल्ड गवर्नेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये धोखा है सिंध के अवाम के साथ कि आप नारा लगाते हैं भुट्टो साहब का, नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, और रोटी कपड़ा और मकान आपको कौन दे रहा है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, गरीब लोगों के सर पर छत डालने का प्रोग्राम है, लोगों के घरों में सस्ता राशन देने का प्रोग्राम तो तहरीक इंसाफ दे रही है। तो ये किस चीज़ पे आवाम से धोखा कर रहे हैं और अब वो समझते हैं कि पंजाब में आके वो सियासत कर सकेंगे। सिंध का जो सियासी मॉडल है कि लोगों को दबाया जाए, करप्शन की जाए, धौंस धांधली की जाए, पैसे दे के लोगों को ख़रीदा जाए, ये नून लीग भी करती रही है। उनका मॉडल थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये पंजाब में चलेगा नहीं। पंजाब में परफॉर्मेंस की सियासत है और परफॉर्मेंस की सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी एक फेल्ड जमात है, इसलिए तो लोगों के सामने है। तो मैं नहीं समझता कि उनको लाहौर में कोई चीज़ मिलेगी। वो वैसे ही कोशिश कर रहे हैं कि शायद लाहौर में अपनी सियासत को ज़िंदा करें। अगर वो पंजाब में अपनी सियासत को ज़िंदा करना चाहते हैं तो मेरा उनको मशवरा है कि वो गवर्नेंस से और परफॉर्मेंस से उसको करें। ये इन बातों से नहीं होगा। जी, नवाज शरीफ की वापसी की आपने बात की है कि नवाज शरीफ के पास ऑप्शन दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। एक ही ऑप्शन है कि वापस आए। हुकूमत जिसने यहाँ से एक बाकायदा डील के थ्रू ने भिजवाया था, उसने क्या कोई कानूनी कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी है कि अगर नवाज शरीफ वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं तो आप जो पुराने उनके केसेस हैं उन्हें किस तरीके से परसू करेंगे? नहीं, कोई हुकूमत से उनकी डील नहीं थी। वो गए थे अपना इलाज करवाने, उनको ये सहूलत दी गई थी और उन्होंने उस सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और वहाँ पे वो तमाम बीमारियाँ जिनका जिक्र कागज़ों के ऊपर था वो वहाँ जाकर जगह गायब हो गई और वहाँ पे नई बीमारियों ने जन्म लिया, जिसके अंदर जाली एफिडेविट्स बनाए गए और अदालतों की और जजों की किरदार कशी की गई। ये वो बीमारी थी जो लंदन के अंदर, ये लंदन वायरस था बेसिकली, जो अदालतों और किरदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने ये काम शुरू किया। उस पर बड़ी बात क्लियर है, वो वापस आएंगे, जेल जाएंगे, इसके अंदर कोई सवाल नहीं है। ये तो बड़ा वाज़े है। हसन भाई, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी की ओवर परफॉर्मेंस है और उनकी परफॉर्मेंस तो रही नहीं है,
लेकिन मुल्की तारीख, सियासी तारीख ये बताती है कि जब मुल्क के बदतरीन हालात हों तो जो लाने वाले होते हैं उनके लिए पीपल्स पार्टी ही सहूलतगार होती है। चाहे 90s को देख लें, फिर मुशर्रफ गए, जरदारी साहब आ गए, तो आज भी मुल्क के हालात उस नहज पर हैं। तो अगर उन्होंने ही उनके साथ डील कर ली तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, हम तो डील की सियासत में बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं तो आपको ये बात की तरफ निशानदही कर रहा हूँ कि इनके नारे चेंज कैसे होते हैं। एक दिन ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, दूसरे दिन ये जो इदारे हैं उनकी किरदार कशी करते हैं, तीसरे दिन ये डील की तलाश में खुद भटक रहे होते हैं। ये तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनकी तरफ कोई नज़र करे, और इनको ये बात एक आंख नहीं पाती कि इदारे एक पेज पे कैसे हैं। ये कैसी हुकूमत है जो सबको साथ लेके चल रही है, और ये अल्लाह से झोलियाँ फिला के दुआएं मांग रहे हैं कि कहीं लड़ाई पड़े और इनका कोई चांस लगे। तो ये बात सबके सामने है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई छुपी हुई बात है। जी बताइएगा कि केपीके में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो अपोजिशन कह रही है हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगी। तो ये बता दें कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे और मुकर्ररा वक्त पे होंगे या नहीं? पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पे होंगे, उसके ऊपर भरपूर तैयारी शुरू हो गई है। हमने ऑर्डिनेंस का इजरा इसीलिए किया था ताकि उसका ग्राउंड वर्क शुरू हो जाए, लेकिन आपको पता है कि जो बिल है उसको हम एक बाकायदा कानून की शक्ल भी देंगे, वो असेंबली में ज़ेर बहस भी है, और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम सिंध वाला मॉडल ना करें। तो क्या फ़र्क था सिंध के अंदर? सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट का मॉडल है वो ये है कि जमहूरियत को कम किया जाए, लोगों को पावर्स ना दी जाएँ, सारी पावर्स को सूबाई हुकूमत में सेंट्रलाइज़ की जाए। हमारा तरीका ये है कि तमाम पावर्स को डेलीगेट किया जाए और बल्दियाती इदारों को फ़ाल बनाया जाए और ताकतवर बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि सिंध में वो लोग किसी की बात नहीं सुनना चाहते, वो समझते हैं कि वो मेजॉरिटी से फ़ैसला करवा लेंगे। हमारा तरीका ये है कि ना सिर्फ इत्तेहादियों की बल्कि अपोजिशन का फ़ीडबैक भी लें, और जो जो अच्छी सजेशन है उसको मिलाकर एक बेहतर कानून बनाया जाए ताकि एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम बने जो वाकई अवाम के लिए अच्छा हो। और इंशाअल्लाह वो भी करेंगे, और ये इलेक्शन भी भरपूर बुनियादों पे वक्त पे कराएंगे, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ उसमें फाते भी होगी। हसन साहब, काइंडली ये बताइएगा, आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की, एक फीचर तो आपने बता दिया, चंद फीचर जो पब्लिक के लिए जरूरी है वो फीचर बता दें। उसका एक वर्जन पब्लिक के लिए अभी रिलीज होगा और उसमें हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी बात समझनी ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत दफ़ा बात हुई और हमारा सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इदारे इस दफ़ा सर जोड़ के बैठे हैं और एक ऐसी हिकमत अमली लेके आए हैं जो सिर्फ फील गुड पॉलिसी नहीं है। हमारे मुल्क में फील गुड पॉलिसियाँ होती थी कि 4-5 बातें कर दी कि ये बड़ी अहम चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं होती थी। तो इस दफ़ा जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी है और ये तमाम इदारों को गाइड करेगा ताकि हर इदारा अलाइंड हो नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आगे ले जाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, बल्दियाती इलेक्शन से 2 माह कबल, तकरीबन 2 माह बाकी रह गए बल्दियाती इलेक्शन में, पंजाब में तंजीमी तब्दीली और शफकत महमूद को यहाँ पर पंजाब में प्रेसिडेंट लाना, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आपकी जो जमात है KPK के बाद इस तब्दीली की मुतअम्मल हो सकती है कि एक मुतारिक लोगों को पीछे रख के एक फेडरल मिनिस्टर को एज ए प्रेसिडेंट यहाँ लॉन्च किया और आगे आप बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं? देखें, एक तो मैं ये वाजे कर दूं कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, और तंजीम साजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 जो फ़र्द वाहिद हैं वो फैसले लेंगे। टास्क ये दिया गया है कि पार्टी के रैंक एंड फाइल से कंसल्ट करना है, मुशावरत करनी है, सब लोगों को साथ लेके चलना है और वो गलतियां जो पहले माजी में हुई हैं उनको रिपीट नहीं करना। मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी रीत डाली है खान साहब ने कि एक इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे परफॉर्मेंस रिव्यू किया है और ये देखा गया है कि हमारे अपने अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर तौर पे कर सकते हैं और फौरी एक्शन लिया गया है। और ये जो आपकी नई क़यादत सामने आई है, ये नई क़यादत के ऊपर पूरी पार्टी का एतमाद है और ये तमाम लोगों को लेकर चलेंगे, हुकूमत को भी साथ लेकर चलेंगे। शफकत महमूद साहब ने कल वज़ीर-ए-आला पंजाब से मीटिंग भी की है, मुशावरत भी की है, उनको मिल के साथ लेके चलना है और उसके बाद पार्टी के रैंक एंड फाइल को भी साथ लेके चलना है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत करने और उनकी बातचीत के अंदर से हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन है उनकी हिकमत अमली भी सामने आएगी और जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है वो भी सामने आएगी। शुक्रिया जी, लास्ट हो गया।